जय हिंद। ईडीएम का डिस्कशन हम लोग शुरू करने वाले हैं और जैसा आप सबको पता है कि ईडीएम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी मैंने बता रखा है ईडीएम के सेट में कुछ ना कुछ फ्रेजल वर्ब भी आते रहते हैं, तो इसलिए फ्रेजल वर्ब जब आता है तो मैं आपको बता दिया करता हूँ कि ये फ्रेजल वर्ब है ईडीएम, ये फ्रेजल वर्ब है ये ईडीएम है, ताकि आपको सही सही पता हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, कौन सा ईडीएम होता है, कौन सा फ्रेजल वर्ब होता है, एकदम क्लियर क्लियर पता होना चाहिए। चलो, फर्स्ट, इवन दो द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क, हालांकि जो नया क्लर्क था उसको एक डिफिकल्ट मुश्किल काम दिया गया। ही रिमेन कूल एज अ ककम्बर, एकदम कूल। ककड़ी का कुकुम्बर खाया ना, ककड़ी वगैरह जो होता है, ककड़ी ककड़ा ककड़े कहते हैं हम लोग, बिल्कुल उसके तरह क्या था, कूल था, कूल एज अ ककम्बर। तो नॉट नर्वस और इमोशनल, सबसे अच्छा तो ये कि बिल्कुल नर्वस नहीं था, इमोशनल नहीं था। कॉट कोल्ड, ठंडा लग गया, ये तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा। वाज हैप्पी, ये भी कोई बात नहीं बन रही है। वॉज हैप्पी, ये भी उतना बढ़िया नहीं है, ये भी उतना बढ़िया। वॉज स्कैर्ड, मुझे लग रहा सेक्रेट दिख रहा था लेकिन स्कैर्ड, डरा हुआ था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। कूल ककम्बर क्या रहता है, बिल्कुल ठंडा रहता, शांत रहता, तो क्या होना चाहिए, ए, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज ब्लेस्ड विथ द गिफ्ट ऑफ द गैप। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं मॉडर्न टाइम के, शेक्सपियर के बाद उन्हीं का नाम आता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो गिफ्ट ऑफ द गैप कई बार रिपीट हो चुका है इसलिए फटाफट बना दिया। इनॉर्मस वेल्थ खत्म, नहीं होगा। एबिलिटी टू वर्क हार्ड, नहीं होगा जी। एबिलिटी टू स्पीक इंप्रेसिवली, बिल्कुल यही होगा जी, ये भी नहीं होगा, तो सी होना चाहिए था, क्योंकि गिफ्ट ऑफ द गैप कई बार देखा और हर बार देखिए जो ऑप्शन देता है उसका गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब वही है, बोलने की कला, अच्छे बोलने की कला, लेकिन देखिए वर्ड अलग 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 करता है। क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है और हर बार जो ऑप्शन दे रहा है वो अलग अलग सेट में अलग अलग तरह का ऑप्शन दे रहा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मीनिंग पर ध्यान दीजिए। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मतलब है, बोलने की कला, अच्छे से बोलने की कला, बोलने की चतुरता, वाक पटुता। द पुलिस कॉट द थीप रेड हैंडेड, पुलिस ने चोर को कॉट द थीप रेड हैंडेड, पुलिस कॉट द थीप रेड हैंडेड, कि लाल हाथ से पकड़ लिया, यही रेड हैंडेड, लाल हाथ से पकड़ लिया, या हाथ में लाल लगा होता। इन अ रेड यूनिफॉर्म, कोई सेंस नहीं बना। विथ ब्लड इन हैंड्स, हाथ में खून लगा हुआ था, ये भी कोई सेंस नहीं हुआ। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, मतलब क्या, रंगे हाथ पकड़े जाना। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, रंगे हाथ पकड़ा जाना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। सी, ये तो कोई सेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट, यस्टरडे, कल, इन कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या, टकराहट, टकराव, बिटवीन द ट्रक एंड अ कार, कि ट्रक और कार के बीच में टकराव होता है। ही हैड अ क्लोज सेव, पिछले सेट में भी था क्लोज सेव, इसलिए इसको फटाक से बना दीजिए, क्लोज सेव। क्या बताया था हिंदी मीनिंग, हिंदी मीनिंग बताया था, हिंदी मीनिंग बताया था बाल बाल बचना। क्या बताया था, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। तो बाल बाल बचना क्या हो जाएगा, बाल बाल बचना, रिमूव द इंटायर हेयर, सारे बाल को हटा देना। अ नैरो एस्केप, क्या हो जाएगा, नैरो एस्केप या नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। क्लोज सेव का मतलब क्या हो गया, बाल बाल बचना। द पीस ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी हैज क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स, द पीस ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति जो था उसने क्रिएट कर दिया बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाई के बीच में। दो भाई के बीच में क्या ला देगा भाई, बताओ क्या आना चाहिए, क्या हो जाएगा, दो भाई के बीच में बैड ब्लड, और पैतृक संपत्ति की वजह से क्या होता, बोलो, इम्प्योर रिलेशन, अशुद्ध संबंध। इल मैच टेम्पर, ऐसा टेम्पर, ऐसा स्वभाव जो इल मैच मतलब खराब हो, मिलता जुलता ना हो। एक्टिव एनविटी, एकदम दुश्मनी, सक्रिय दुश्मनी, दुश्मनी का कारण ला दिया, तो ये हो सकता है। जमीन जायदाद कहानी समस्या ला देता है, तो क्या हो जाएगा, सी होना चाहिए, एक्टिव एनमिटी, कि दोनों में दुश्मनी आ गया। बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी, बुरा भाव, एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव जो अच्छा नहीं है, बैड ब्लड। सिंस यू कुडंट एक्सेप्ट टाइमली वार्निंग, चूंकि आप टाइमली वार्निंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
इट इज नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं है, रिपेंटिंग नाउ, कि अब रिपेंट करने का, पछताने का कोई फायदा नहीं है। वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, वाई ओवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि जब दूध बिखरी गया, फैले गया, तो उस पर क्राई करके, उस पर चीखने से क्या फायदा। तो क्राई ओवर इरिपेबल लॉस, कि ऐसे लॉस जिसको इरिपेरेबल, मतलब इसको हम सुधार नहीं सकते, उस पर रोना चीखना चिल्लाना। टू रिग्रेट यूजलेसली, बेवजह जो रिग्रेट करना, पछताना। क्राई नीडलेसली, अनावश्यक रूप से चिल्लाना। फील गिल्टी ऑफ, शर्मिंदगी महसूस करना या दोष महसूस करना, कुछ गुनाहगार सा फीलिंग आना अपने अंदर। तो क्राई ओवर, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है कि कोई चीज जो खत्म हो गया है, जो बर्बाद हो गया, जो खराब हो गया, जिसमें हम सुधार नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर बात विवाद करना, उसको बहस करना। यानी जो चीज खराब हो चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, जो टूट चुका है, जो बिगड़ चुका है, उसको अगर हम, उस पर हम दिक्कत करें, उस पर हम तकलीफ करें, उस पर हम कोई बात करें, तो वो क्या है, किसी काम का नहीं होता है, या किसी फायदे का नहीं है। तो इसलिए इसलिए इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए क्राई ओवर इरिपेरेबल लॉस, क्राई ओवर इरिपेरेबल लॉस, कि जिस पर हम कोई रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं, उस पर दुखी होना, परेशान होना। तो ये हो जाएगा। आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज, 15 साल के शादी के बाद, आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, वो उम्मीद नहीं कर रही कि हर हस्बैंड अपने पति से, सी डिड नॉट एक्सपेक्ट हर हस्बैंड अपने पति से लीव हर इन लर्च, उसको क्या करे, मुसीबत में छोड़ दे। लिव इन लर्च कई बार आ चुका था। लिसन टू हर, ये तो कोई सेंस नहीं बना। प्रोवोक हर, उकसाए हर, ये बता। इग्नोर हर, उसको नजरअंदाज करे, ये भी नहीं होगा। लिव इन लर्च पहले भी आ चुका, तो फटाक से बना। डेजर्ट हर, छोड़ देना, त्याग देना। लिव इन लर्च का मतलब था किसी को अकेले छोड़ देना, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, किसी को परेशानी में छोड़ देना, किसी को समस्या में छोड़ देना। लिव इन लर्च। हु आर टू वी टू सिट इन जजमेंट ओवर द चॉइसेस, who are we to sit in judgment, sit in judgment over their choices। क्या होगा, क्या मीनिंग होना चाहिए। क्या रखें इसका मीनिंग। सिट इन जजमेंट, सिट इन जजमेंट। तो सिट इन जजमेंट का वर्ड से ही मीनिंग क्लियर है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसके वर्ड से ही मीनिंग क्लियर है सिट इन जजमेंट का, कि किसी के दूसरे पर किसी का चॉइस है, उसमें आप कौन होते हैं बोलने वाले। कोई को अपना चॉइस कर रहा है, कुछ भी पसंद कर रहा है, नापसंद कर रहा है, तो हम कौन होते हैं जजमेंट देने वाले। तो इसके हिसाब से क्या होता है, लेक्चर का मतलब होगा भाषण देने, तो अलग चीज होगा। क्रिटिसाइज, यानी इसका जो बेहतर ऑप्शन है वो यही है, सिट इन जजमेंट, कि हम क्या क्रिटिसाइज करें, हम क्या बोले, हम क्या निर्णय दें, हम उसको अच्छा बुरा क्या कहें, कि जिसको जो करना अपना कर रहा है, उसकी चॉइस है, उसमें हम अच्छा बुरा, या बुरा अच्छा है कि बुरा है, भला है कि बुरा है, ये कहने वाले हम कौन है। तो इसलिए क्रिटिसाइज बेहतर ऑप्शन, आसान सा ऑप्शन था। द टीचर टुक मी टू टास्क फॉर नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क। टेक मी टू टास्क, ये भी कई बार आ चुका है। टेक मी टू टास्क कई बार आ चुका है। टेक मी टू टास्क कई बार आ चुका है। क्या लिखे, गिव मी एन एडिशनल होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क किया, बिल्कुल नहीं जी। पनिश मी, दंड देना, हो सकता है। टेक मी टू द प्रिंसिपल, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। रिड्यूस माई होमवर्क, होमवर्क कम कर दिए, सारे ऑप्शन ही गलत है। फिर बचा क्या, पनिश मी। टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को सबक सिखाना। टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, किसी को सबक सिखाना। टेक टू टास्क, किसी को सबक सिखाना। तो पनिश हो गया। डू नॉट लूज
हेड, क्या अपना दिमाग ना खोएं व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि जब आपका डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है, जब आप बुरे वक्त में होते हैं, दौर में होते हैं, तो डू नॉट लूज योर हेड, तो दिमाग नहीं खोना है, हेड नहीं खोना है, ऐसा सेंस आएगा क्या? तो डू नॉट लूज योर हेड व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशन। तो डू नॉट लूज योर हेड, लूज योर, फॉरगेट एनीथिंग, भूल जाना किसी चीज को, नेग्लेक्ट एनीथिंग नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल, अपने पे नियंत्रण, गेट जीलस, ईर्ष्या हो जाना, बैर हो जाना, द्वेष हो जाना चाहिए। तो लूज योर हेड का मतलब क्या? डू नॉट लूज योर हेल्थ व्हेन फेस्ड विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लूज वन हेड का मतलब क्या? लूज अपना आपा खोना, लूज वन हेड का मतलब क्या? अपना आपा खोना, लूज योर हेड। तो डू नॉट लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होना, डू नॉट लूज योर सेल्फ कंट्रोल, कि अपना सेल्फ कंट्रोल ना खोए। तो इसको सेंटेंस वाला ठीक से बनाया नहीं है, यहाँ सेल्फ कंट्रोल का ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन डू नॉट सेल्फ कंट्रोल व्हेन सेट विद अ, तो ये सेंटेंस जैसा ऑप्शन दे रखा ना, उसके हिसाब से सेट नहीं होता। यानी जो क्वेश्चन सेट करने वाला है, ये थोड़ा सा जज्बाती होकर क्वेश्चन सेट कर दिया, ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं किया। सेंटेंस में ऑप्शन ऐसे दिया जाता है जो यहाँ रखने पर उसका मीनिंग फिट बैठे, लेकिन यहाँ पर हम सेल्फ कंट्रोल को लिख भी दे दिया, कुछ भी लिख दे, डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग, डू नॉट नेग्लेक्ट एनीथिंग व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो लूज वंस हेड का मतलब था अपना आपा खोना, अपना नियंत्रण खोना, सोचने समझने की शक्ति खो देना। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, और ये दोनों सेंटेंस बनता है, ये मीनिंग होगा, लेकिन यहाँ फिट नहीं बैठ रहा सेंटेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर होना चाहिए था, या ये होना चाहिए था, सेल्फ कंट्रोल के पहले होना चाहिए था, जिसमें इसमें वर्ब लगा रखा है, फॉरगेट, नेग्लेक्ट, इसी तरह से होना चाहिए था लूज सेल्फ कंट्रोल, कि डू नॉट लूज योर सेल्फ कंट्रोल, कि अपना आत्म नियंत्रण ना खोले। इसके सेल्फ कंट्रोल के पहले लूज भी होना चाहिए था, तब जाके पूरी बात है। तो या तो लूज योर हेड, या लिख दिया सेल्फ कंट्रोल। तो ऑप्शन तो यही होगा, लेकिन ये ठीक से बैठेगा नहीं सेंटेंस में, जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है उसके हिसाब से सेट नहीं बैठ रहा। हो जाता है कभी कभी, क्वेश्चन सेट करने वाले अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। When I entered the house, everything was at sixes and sevens, कि जब मैं घर में प्रवेश किया, एंटर किया, तो everything was sixes and sevens। तो at sixes and sevens ये पहले से आया हुआ है, at sixes and sevens पहले से आया हुआ है। तो क्या एक क्वारल अमंग 6 और 7 पीपल, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। टू हैव 6 और 7 विजिटर्स एट अ टाइम, ये भी कोई सेंस नहीं हुआ। इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, अनप्रेजेंट आर्गुमेंट, ये दो सी और डी लग रहा है कि ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो 6 एंड 7 का मतलब क्या? तितर बितर, सब कुछ इधर उधर बेतरतीब, इधर फैला उधर फैला, इधर बिखरा हुआ उधर फैला हुआ, तो ये सब कुछ बेतरतीब, अस्त व्यस्त। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इन डिसऑर्डर और इन कंफ्यूजन, सी हो जाएगा। He was pulled up by the director of the company, पुल्ड अप। अब डायरेक्टर असॉल्ट तो नहीं करेगा, असॉल्ट का मतलब क्या? बुरी तरह से पीटना। ड्रैग का मतलब क्या है? खींचना, तो खींचने लगेगा एकदम जमीन पे डायरेक्टर, ऐसा तो करेगा नहीं। रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंड का मतलब क्या? डांटना फटकारना। तो डांटना फटकारना पॉसिबल है, डांट फटकार सकता है कोई किसी को, डांटा जा सकता है। तो अगर डांटा जा सकता है, डांटने की बात अगर हम करें, तो फिर क्या हो जाएगा? रेप्रीमेंडेड, यानी इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? रेप्रीमेंडेड, सी हो सकता है इसका। हो सकता है क्या है? द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट, अब ये सब ब्रॉट अबाउट हो गया, ये भी आपको क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब हो गया। इसमें दो तीन फ्रेजल वर्ब था, उसको मैं देखिए, पुल्ड अप भी फ्रेजल वर्ब था, लूज योर तो ईडीएम है, सिट इन जज में ईडीएम ही था, पुल्ड अप ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। ब्रॉट अबाउट ये भी क्या है? फ्रेजल वर्ब है। ब्रॉट अबाउट भी फ्रेजल वर्ब है। द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली, बहुत डिस्ट्रक्शन लाया, बहुत तबाही लाया। द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। इनवाइटेड, कॉज्ड, सक्सीडेड, हॉल्टेड, क्या होगा? इनवाइटेड तो ब्रॉट अबाउट, मतलब लग रहा है कि द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली, कि बहुत ज्यादा वैली में तबाही, तो लाया ही का सेंस होगा। तो इनवाइट करेगा तो कोई मतलब है। कॉज्ड, सक्सीडेड, हॉल्टेड, तो इनवाइटेड होगा नहीं, कॉज्ड, कॉज्ड ज्यादा बेहतर ऑप्शन, कि इसके कारण। इनवाइट करना थोड़ा निमंत्रण देकर बुलाना होती है, ज्यादा अच्छा नहीं है। कॉस्ट किसके मतलब लाना, नॉर्मल मीनिंग होता है ब्रिंग अबाउट का लाना, तो लाना का मतलब किसी का कारण होना है, तो इसलिए कॉस्ट होगी। आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना पड़ेगा क्या होता है। I had to pull strings to put up a good show, तो गुड शो, पुट अप अ गुड शो, कि एक अच्छा शो हो, एक अच्छा शो हो, एक अच्छा अच्छे तरह से काम हो, उसके लिए मुझे आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स, कि मुझे पुल स्ट्रिंग पुल करना पड़ा। इसका क्या मतलब? क्या कहना चाह रहा होगा, क्या कहना चाहता होगा?
प्ले म्यूजिक, म्यूजिक चलाना पड़ा नहीं भाई। यूज द इंस्ट्रूमेंट, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, कि अपना व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस, बिल्कुल यही होगा क्योंकि इससे पहले भी आ चुका है, पुल स्ट्रिंग्स इससे पहले भी आ चुका है। तो किसी चीज को अपने से कंट्रोल करना या किसी चीज पर अपना नियंत्रण रखना, ये क्या होता है, पुल स्ट्रिंग्स होता है ना। मैंने बताया था कि इसे कि जो कठपुतली वगैरह का शो होता है उसमें नाचता कूदता तो मंच पर कठपुतली दिखता है, लेकिन स्ट्रिंग खींचने वाला तो कोई और ही होता है, ठीक है। तो इसलिए पुल स्ट्रिंग का मतलब हुआ पीछे से किसी चीज पर अपना इन्फ्लुएंस डालना या किसी चीज को अपने इन्फ्लुएंस में रखना या अपना कोई पर्सनल अटेम्प्ट करना, प्रयास करना और किसी चीज को प्रभावित करना। यू कैन इजिली ओवरकम, ओवरकम का मतलब क्या होता है, जीतना। यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन, कि तुम इस सिचुएशन को आसानी से जीत सकते हो। इफ यू कीप योर हेड, फिर अभी लूज योर हेड था, लूज योर हेड का अपोजिट है कीप योर हेड। लूज योर हेड और कीप योर हेड एंटनी स्टूडेंट्स में भी आ सकता है। लूज योर हेड का मतलब अपना आपा खोना, अपना नियंत्रण खोना। कीप योर हेड का उसका उल्टा हो जाएगा, नियंत्रण बनाए रखना। तो कीप फेथ इन, विश्वास बनाए रखना, ये कोई बंदा नहीं। रिमेन काम, शांत रहना, यही है ना, कल सेल्फ कंट्रोल था वहां पर, रिमेन काम। तो लूज वंस हेड का मतलब कि लूज सेल्फ कंट्रोल, और लूज कीप वंस हेड का मतलब क्या होगा कि रिमेन काम, कि एकदम स्थिर रहना, शांत रहना। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज क्लियर दैट, यह बिल्कुल साफ है, द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रन इन द सेम ग्रुप। इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ द बोथ रिफॉर्मर्स, दोनों जो रिफॉर्मर्स, दोनों जो सुधारक थे, रन इन द सेम ग्रुप, उनके जो विचार थे, ख्याल थे, वो रन इन द सेम ग्रुप। मतलब रन द सेम ग्रुप, तो रन इन द सेम ग्रुप का मतलब ये होता है दोनों का विचार या तो अलग अलग होगा या एक जैसा होगा, यही दो मीनिंग हो सकता है इसका। प्रोमोटेड ईच अदर, ये हो सकता था। क्लास्ड विद ईच अदर, ये भी हो सकता था। मूव्ड इन हार्मनी, ये भी हो सकता था। मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है सेम ग्रुप, तो ये डिफरेंट वाली बात जो है ये होगा नहीं। इसमें क्या लिख रखा है, क्लास, तो क्लास की वजह से बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेम लिख रखा है। सेम में फिर क्लास क्यों होना चाहिए भाई? अब ये फिजिक्स या साइंस तो है नहीं कि सेम चार्ज में रिपल्सन हो। तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए, रेन इन द सेम, मूव्ड इन हार्मनी, ठीक है। रेन इन द सेम ग्रुप का मतलब हार्मनी, एक जैसा होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का साथ देना। रेन इन द सेम ग्रुप, हार्मनी, सामंजस्य में, एक रूपता में, यानी दोनों के ख्याल जो थे एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे। दोनों के जो विचार थे वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, अपोजिट नहीं थे। दिस प्लेस एफर्ट्स ऑफ वर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। दिस प्लेस एफर्ट्स ऑफ वर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। जो जगह, एफर्ट्स का मतलब क्या, किसी की कीमत खर्च उठा पाना, ये होता है एफर्ट। बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो, कि नीचे जो ग्रीन वैली है उसका बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू का नॉर्मल मतलब होता है इसे बर्ड्स आई, पेड़ पक्षी किस पर होते हैं, पेड़ पे बैठते हैं। तो पेड़ पर से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, किसी ऊंचे स्थान से देखना हो गया। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, जनरली होता है किसी ऊंचे स्थान से चारों तरफ देखना, ये मीनिंग होता है। अब किसी ऊंचे स्थान से चारों तरफ देखना का मतलब हो गया कि दूर से किसी चीज का जायजा लेना। सीधा से मतलब कि ऊंचाई से आप सबको देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब दूर से सिचुएशन को देख रहे हैं। दूर से सिचुएशन को देख रहे हैं, इसका मतलब एक आप ओवरव्यू ले रहे हैं, मिला जुला कर एक, कुल मिलाकर एक ओवर बता रहे हैं, यानी आपको सही सही करेक्ट आपको पता नहीं है। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या, एन ओवरव्यू। कुछ लोग इसमें जनरल व्यू करते हैं, ओवरव्यू कि मिला जुलाकर, कुल मिलाकर आया हुआ एक सोच विचार होता है। क्योंकि आप बर्ड्स आई व्यू का मतलब दूर से आप किसी चीज को देख रहे हैं, दूर से अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो फिर आपका एक जनरल व्यू, एक कॉमन व्यू नहीं होगा। दूर से अगर आपका व्यू तो एक कुल मिलाकर एक एवल्यूशन, क्योंकि आपको ठीक ठीक वो बातें पता नहीं होगी। जनरल व्यू का मतलब हो गया कि जैसा लगभग सब सोचते हैं, सबके सबका ख्याल होगा, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं उसको, तभी आपने एक जनरल आइडिया दे दिया कि ये ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट द सिली रो। ये जो सिली रो है, जो झगड़ा हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। इट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन द टी कप, तो ये तो चाय के कप में आया हुआ तूफान था। स्टॉर्म इन द टी कप इससे पहले भी आ चुका है, इसलिए फटाफट बता दीजिए। इंपॉर्टेंट मैटर डील विद इज, कि महत्वपूर्ण मुद्दा, इसको आपने आसानी से डील किया। हॉट टी बीइंग सर्व्ड, गरम चाय दी जा रही है। कमोशन ओवर ट्रिवियल मैटर, छोटे से, ट्रिवियल का मतलब क्या, छोटा सा, छोटा सा मुद्दा, उस पर विवाद हो जाना, कमोशन हो जाना, झगड़ा हो जाना।
और कंफ्यूजन कैओस, कि कंफ्यूजन और कैओस मतलब, कैओस का मतलब क्या, अस्त व्यस्त बेतरतीब, कंफ्यूजन मतलब क्या, असमंजस। तो स्टॉर्म इन अ टी कप है, टी कप के चाय का, इसका मतलब कोई चाय कप तो छोटा होता है, इसलिए इसका जो बेस्ट मीनिंग लगता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इस समय से सबसे बेहतर मीनिंग हमको ढूंढना पड़ेगा। तो टी क्या होगा, कमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर, कि बहुत छोटे से मुद्दे को लेकर कुछ ज्यादा ही उथल पुथल कर देना, इसको कहते हैं स्टॉर्म इन टी कप। द राजपूत वॉरियर्स, राजपूत लड़ाके जो थे, सेट देयर फेस अगेंस्ट द इन्वेडर, इन्वेडर का मतलब क्या, आक्रमणकारी। तो राजपूत लड़ाके आक्रमणकारी इसके सेट देयर फेस, तो क्या होगा भाई, सेट देयर फेस अगेंस्ट, बिकम एनिमीज, दुश्मन हो गए, टर्न अवे फ्रॉम, दूर चले गए, फेस डिफिकल्टी, मुसीबत का सामना किया, अपोज स्ट्रांगली, सख्ती से विरोध किया। तो चारों में देखिए ये भी जो है ठीक ठाक लग रहा है, ये भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। इसलिए ईडियम में कि डायरेक्ट मीनिंग अगर आपको याद नहीं है तो ईडियम बहुत परेशान करता है, सीधा मीनिंग पता होना चाहिए। तो सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के खिलाफ हो जाना, या किसी के एकदम सख्ती से किसी के साथ पेश आना, एकदम कड़ा विरोध दिखाना, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विथ अमेरिका, कि सीरिया जो है वो क्या कर रहा है, करी फेवर विथ, करी फेवर विथ, फेवर का मतलब क्या होता है, किसी का पक्ष लेना। तो करी फेवर का मतलब जनरली था किसी की चापलूसी करना, खुशामद करना, तलवे चाटना। करी फेवर का मतलब क्या है, चापलूसी करना, तलवे चाटना, खुशामद करना। तो क्या होगा, प्लीजिंग खुश कर रहा, फेवरिंग सपोर्ट कर रहा, ऑब्लाइजिंग बाध्य हो रहा है, इनग्रेसिएटिंग इटसेल्फ विथ, इनग्रेसिएट, तो इनग्रेसिएटिंग, इनग्रेसिएट का मतलब क्या है, इटसेल्फ विथ, करिंग फेवर विथ, ingratiating itself with, ingratiating, ingratiating। तो क्या चापलूसी करना, इसका मीनिंग निकाले सीधा, चापलूसी करना, खुशामद करना, चापलूसी करना या खुशामद करना, चापलूसी करना या फिर खुशामद करना। करी फेवर विथ, चापलूसी, अब चापलूसी करना, खुशामद करना, किसी के तलवे चाटना, जो भी आप कह रहे हैं। तो सबसे बेहतर देखो ये भी वैसा ही है मीनिंग, फेवर भी वैसा ही मीनिंग है। तो सबसे बढ़िया इसमें जो वर्ड मीनिंग देखना पड़ेगा वो क्या है, ये इनग्रेसिएटिंग इटसेल्फ विथ। इनग्रेसिएटिंग इसलिए होगा कि इनग्रेसिएट का मतलब होता है किसी के ताल में चल बिठाना, किसी का खुशामद करना, यानी अपने आप को किसी को खुश करने के लिए बहुत नीचे गिरा लेना, ये होता है इनग्रेसिएट। इनग्रेसिएट का मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए अपने आप को बहुत नीचे गिरा लेना, किसी को खुश करने के लिए अपने आप को बहुत मतलब ऊंची हरकतें करना। तो इसलिए करी फेवर विथ का मतलब क्या होना चाहिए था, ये, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं चापलूसी करना, खुशामद करना, तलवे चाटना वगैरह वगैरह। Our principal is not a man to mince matters, mince matter, कि हमारे प्रिंसिपल जो ऐसा नहीं है जो मैटर को मिन्स करे। वैसे मिन्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में काटना, कंफ्यूज इशूज, इशूज को कंफ्यूज करे, से समथिंग माइंडली, किसी को एकदम नाजुक वे में कहे, टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, सब कुछ को एक साथ मिला दे, टू वेरी मॉडेस्ट, की बड़े मॉडेस्ट। मिन्स मैटर का जो यूज आजकल होता है वो तो मिन्स मैटर का मतलब होता है जनरली नॉट लगा के यूज करते हैं, नॉट टू मिन्स मैटर्स। तो नॉट टू मिन्स मैटर जनरली यूज होता है, और नॉट टू मिन्स मैटर जो होता है वो होता है कि बात को शक्तिपूर्वक नहीं कहना, रिजनेबल वे में कहना, सही सीधा सीधा कह देना, बिना किसी लाग लपट के कहना, ऐसा हिंदी में तो नॉट मीन्स टू मैटर कहते हैं। हिंदी को तो बिना लाग लपट के बोल दिया, बिना घुमा फिरा बोल दिया, सीधी सीधी बात आराम से रिजनेबल तार्किक ढंग से बोल दिया, ये होता है नॉट टू मिन्स मैटर। अब इसमें से नॉट तो हटा लिया, सिंपल कर दिया मिन्स मैटर्स, तो फिर मिन्स मैटर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, तो हमारे प्रिंसिपल जो है टू से समथिंग माइल्डली, कि किसी को बहुत आसानी से कहने वाले लोग नहीं है, इज नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर्स, ठीक है। और इसे उल्टा बनाते तो क्या होता है
जैसे ये इसका ये जो है इशू, कंफ्यूज इशू, ये भी कई कई जगह होता है। लेकिन नॉर्मली जो मिन्स मैटर का मतलब होता है वो होता है किसी को तार्किक ढंग से कहना या बिना घुमाए फिराए किसी बात को कहना, क्योंकि नॉट लगा के बात होती है इसमें, नॉट मिन्स मैटर्स, नॉट इसमें हटा दिया है, इसलिए आपको ये बोलेगा तो से समथिंग माइल्डली मिन्स मैटर्स, तो किसी को आराम से कहना, प्यार से कहना, समझदारी के साथ कहना, बात को इधर उधर नहीं कहना। To tend to take for granted the conventions of modern life, कि we tend to take for granted the conventions of modern, कि मॉडर्न जैसे हमने पानी को बहुत आसानी से ले लिया या ऑक्सीजन को बहुत आसानी से ले रहा है, उस पर ज्यादा चिंता, इसी तरह से आप जो मॉडर्न साइंस में जैसे फोन आ गया, दूसरे देश में मैच हो रहा है, ये सब को हम लोग ग्रांटेड लेने लगे, कोई बड़ी बात, जबकि ये कितनी बड़ी बात है कि दूसरे देश में कहीं मैच हो रहा है और आप यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे और चांद पे पहुंच गए कुछ लोग, ये कितनी बड़ी बात है, कितना इसमें मेहनत पड़ा होगा, इस बात को हम लोग अब बिल्कुल ना अपना, और हम अपना वीडियो गेम देखने में लगे हुए हैं, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है कि भाई इतनी चीज डेवलपमेंट हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम बस वीडियो गेम खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना कुछ वीडियो देख रहे हैं, बस हो गया। दुनिया कहाँ से कहाँ कितनी आसानी से हम घर बैठे कितनी चीजों को देख रहे हैं, साइंस कितना डेवलप हो रहा है, डेवलप हो गया, उसमें हमारा क्या रोल है? भाई हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो बस साइंस डेवलप होगा और हम अपना वीडियो देख के अपना जिंदगी बर्बाद कर देंगे, यही हो रहा है। तो हम लोग टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब हो गया कि किसी को बहुत हल्के में ले लेना, तो कंसीडर, टू एडमिट, टू एक्सेप्ट रेडिली, टू केयर फॉर, ये हो जाएगा बिल्कुल किसी को आसानी से बिना किसी परेशानी के किसी को मान लेना, स्वीकार कर लेना, यानी ये सोच बहुत किसी को बहुत आसान समझ लेना, टेक फॉर ग्रांटेड। The prodigal son was left high and dry by his friends when he lost all his money. तो prodigal का मतलब क्या होता है भाई? फिजूल खर्च करने वाला। तो prodigal son was left high and dry, high and dry हो गया वो by his friends, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, when he lost all his money, जब उसके सारे पैसे चले जाएंगे तो क्या होगा? high and dry, wounded, क्या लोग उसको घायल कर देंगे, ये तो बात बनेगा नहीं। alone, तो लिफ्ट लीव, ये पूरा होता है लीव है ना, high and dry, high and dry मतलब पूरा लीव high and dry मतलब किसी को अकेले छोड़ देना, किसी को बेसहारा छोड़ देना। लीव हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को अकेले छोड़ देना, किसी को बेसहारा छोड़ देना, अकेले छोड़ देना या बेसहारा छोड़ देना। द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नॉवल, जो पहले नॉवल का जो सफलता था, कंप्लीटली टर्न्ड हिज हेड, तो पूरी तरह से उसका टर्न, दिमाग जो है बदल गया। तो सफलता के बाद दिमाग कैसे बदल सकता है भाई? क्या हो सकता है आप सोचिए, जब उस व्यक्ति सफल होगा तो क्या होगा? मेड हिम वैन, बेकार बना दिया, मेड हिम लुक बैक, पीछे वापस पलट के देखने लगा, चेंज हिम कंप्लीटली, पूरी तरह उसको बदल दिया, मेड हिम थिंक, उसको सोचने वाला बना दिया, तो टर्न वंस हिज हेड। तो वेन का मतलब कभी कभी अहंकार भी होता है, अहंकारी, यूजलेस, तो ये मेड हिम वेन मतलब क्या? अहंकारी बना दिया, घमंडी बना दिया। वेन, वेन को अहंकार या गुस्सा के लिए, यूजलेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मेड हिम वेन मतलब टर्न हिज हेड, मतलब उसको बहुत अहंकारी बना दिया, तो ये नेगेटिव होता है। टर्न वन साइड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव सेंस होता है, अहंकारी बना देना, अपने पे क्रूर आ जाना, घमंड आ जाना। तो घमंड आने आने वाले इसमें से कोई सेंस है ही नहीं, तो इसलिए इस तीनों में से कोई होगा नहीं। टर्न वन साइड, दिमाग फिर जाना, दिमाग सड़क जाना, अहंकारी हो जाना। ही टर्न अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस, कि इस तरह के ड्रेस देकर उसके नाक मुंह सिकोड़ जाते हैं, हिंदी में कहते हैं नाक मुंह सिकोड़ना, नाक मुंह सिकोड़ना। डिस्पाइजेस, घृणा करना, लव्स, प्रेम करना, सीज नो हार्म इन, कोई बुराई नहीं देखना, कैन जस्ट टॉलरेट, बस बर्दाश्त कर देना। तो सी टर्न्स अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस, इस तरह के ड्रेस उसकी नाक मुंह सिकुड़ जाती है, मतलब बुरा, अच्छा नहीं लगता है। तो इसके हिसाब से इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? डिस्पाइजेस, घृणा करना, नफरत करना, डिस्पाइजेस, पसंद ना आना। सिंपल सी बात क्या है? पसंद ना आना। एट लास्ट द राइटर्स फेल बैक, आखिरकार अंत में जो राइटर्स थे, दंगाई, तो फेल बैक, फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पे गिर गए। यील्डेड, यील्ड का मतलब मैंने क्या बताया? समर्पण कर दिया। रन बैक, वापस भाग गए। टर्न बैक, वापस मुड़ गए। तो फेल बैक का मतलब होता है असफल हो जाना, या आप यूं कह सकते हैं किसी चीज का, प्रोग्राम का खत्म हो जाना। तो इसका मतलब क्या कि राइटर्स क्या करेंगे? बहुत मेहनत करने के बाद असफल होने का मतलब क्या होगा? सरेंडर कर जाएंगे, झुक कर जाएंगे। तो झुक जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे, इसका मतलब क्या? यील्डेड, कि एट लास्ट राइटर्स यील्डेड, यानी सरेंडर कर दिया। जो दंगाई थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने हार मान लिया, फेल बैक हो गए, असफल हो गए, यील्डेड। असफल कोई था इस नहीं इसमें, इसलिए हमको क्या जाना पड़ेगा? समर्पण। अगर असफल होता तो हम असफल करके आते, फेल्ड, लेकिन असफल इसमें था ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? समर्पण कर दिया, हार मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फेल हो जाने का मतलब हार मान लेना। द मेडागास्कर कॉप
अटेम्प्ट इंडेड इन द फॉस्क, मेडागास्कर में जो कॉप यानी क्या सैन्य विद्रोह का अटेम्प्ट किया गया, इंडेड इन अ फियास्को। फियास्को का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी असफलता। फियास्को वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है। फियास्को का मतलब होता है बहुत बड़ी असफलता। एंडेड इन फियास्को, हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वाज एन अटर फेल्योर, की बहुत बड़ी असफलता थी, बहुत बड़ी असफलता थी, यही होगा वाज एन अटर फेल्योर, कि बहुत बड़ी असफलता थी, वाज एन अटर फेल्योर। आई थिंक इट इज ए स्क्वायर डील, आई थिंक इट इज ए स्क्वायर डील, कि मुझे लग रहा है कि स्क्वायर डील है। स्क्वायर कैसा होता है भाई? ऐसा, ऐसा ही देखा होगा ना आपने। तो फेयर बार्गेन, ठीक ठाक, मतलब उचित बार्गेन था। ए डिसेंट सेल, अच्छा खासा बिक्री हो। अनफेयर, अनुचित सेल बिक्री हो गया। अनफेयर बार्गेन, अनुचित। तो स्क्वायर का इस्तेमाल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव सेंस में होता है। तो ये दो तो नेगेटिव सेंस हो गया, तो ऐसे ही कट गया। अब पॉजिटिव सेंस में यही दो है, तो डिसेंट सेल या फेयर बार्गेन मतलब उचित समझौता, उचित मोल भाव। तो स्क्वायर डील का मतलब हो गया उचित, सही, जिसमें दोनों पक्ष का फायदा हो, वैसा वैसा मोल भाव, वैसा बार्गेन, वैसी खरीद फरोख्त, वैसी बिक्री खरीद जिसमें कि दोनों पक्ष का क्या हो? फायदा हो। तो फेयर बार्गेन। रोहित विल हैव टू मेंड हिज वेज इफ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब। रोहित विल हैव टू मेंड हिज वेज, कि रोहित को अपने रास्ते को सुधारना होगा। इफ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब, कीप हिज जॉब, अगर वह चाहता है कि अपने जॉब को बनाए रखे, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। रोहित विल हैव टू मेंड हिज वेज, रोहित को अपने रास्ते सुधारने पड़ेंगे। मेंड हिज वेज इफ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब। मॉडिफाई हिज प्लान्स, अपने प्लान्स को सुधारना होगा। इंप्रूव हिज वर्क, अपने काम को सुधारना पड़ेगा। इंप्रूव हिज हैबिट्स, अपने आदत को सुधारना पड़ेगा। प्लान हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर को। तो मेंड हिज वेज, इसका मतलब क्या? अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मेंड हिज वेज, रोहित विल हैव टू मेंड हिज वेज इफ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब, अपने वर्क को सुधारना पड़ेगा। तो इंप्रूव हिज वर्क, मॉडिफाई हिज प्लान्स, इंप्रूव हिज। तो मेंड वंस वेज का मतलब वो अपने आप को सुधारना, अपने आप को, खुद को। तो क्या होगा? इंप्रूव हिज हैबिट्स, कि अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा अगर वो चाहता है जॉब को कंटिन्यू करना। ही इज विनिंग द मैन ऑफ मैच अवार्ड, मतलब मेंड वंस वेज का मतलब वो अपने आप को सुधारना। मेंड वंस वेज का मतलब अपने आप को सुधारना, करेक्ट करना, बेहतर करना अपने आप को। हिज विनिंग द मैन ऑफ द मैच अवार्ड वाज अ फीदर इन हिज कैप, कि मैन ऑफ मैच का अवार्ड लेना, फीदर इन हिज कैप। एक तो फीदर वंस नेस्ट, फीदर इन कैप, और फीदर एडेड टू हिज कलेक्शन, उसके कलेक्शन में एक फीदर, एक पक्ष जोड़ दिया गया, कोई सेंस नहीं बना। एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड ऑफ, ऐसी कोई अचीवमेंट जिस पर वो गर्व कर सकता है। एन एक्साइटिंग इवेंट, बहुत उत्तेजक इवेंट था। ए प्राइज नो वन एल्स हैज वन, ऐसी प्राइज जो किसी ने और नहीं जीता नहीं। तो इसका मतलब ये बी सी डी जो था, थोड़ा सा अगर हमको याद नहीं है तो लगेगा बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो फीदर इन कैप का मतलब होता है एक और उपलब्धि, या कोई ऐसी चीज जिसको पाकर आप गर्व महसूस करते हैं, कोई ऐसी चीज जिसे पाकर आप गर्व महसूस करते हैं। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। और इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा, हर वक्त आपके साथ है, साथ रहेगा। आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेहिचक, बेखौफ आप हमें कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क करें, हमें कॉल या मैसेज करें। हमेशा हम आपको आपके साथ मिलेंगे। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।